हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स में। और आज मैं आप सबों के लिए 10वीं के इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र का दूसरा और फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का पार्ट लेकर आ चुका हूँ। इस दूसरे पार्ट में हम पार्ट 1 से आगे के क्वेश्चन आंसर के विषय में बात करेंगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें या फिर चैप्टर 1 भी नहीं देखें तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ पूरे बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उसे बेहतर तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसका भी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सीधे आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ऐसे ही बेहतर वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ उस अभी क्लासेस चैनल को, जो मेरा प्राइमरी चैनल है जिसमें लाखों बच्चे जुड़ चुके हैं, लाखों बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, उस चैनल को भी आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार का आप वीडियो में बदलाव चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं या कोई मन में सवाल है तो उसके लिए आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ और किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर जाकर के डायरेक्ट मैसेज के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको मैं अलग अलग सवालों का जवाब दूंगा। तो चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर जाकर के अलग अलग सवालों को बेहतर तरीके से समझते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या चाहता है? सार्वजनिक क्षेत्र चाहता है लोगों का भला करना और तरह तरह की जो सुविधाएं हैं वह उपलब्ध कराना चाहता है। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है जन सुविधाओं को उपलब्ध कराना। जनता के लिए जो जो सुविधाएं हैं वो सारी चीजें उपलब्ध कराना होता है। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है ये पूछा गया। तो यहाँ पर अब बाकी जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। लोक कल्याण करना, यानी कि लोगों के लिए कल्याण करना, लोगों का भला करना। लोगों का भला जो है वो प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र भी करता है, लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो उसके बदले में आपसे पैसे लेता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक कंपनी का नाम लेता हूँ, रिलायंस। तो रिलायंस क्या करती है? आपको ढेर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, लेकिन उस सुविधा के बदले में वो आपसे रकम यानी कि पैसे लेती है। तो इस तरह से जो सेक्टर क्या करता है, आपको उसके बदले में पैसे तो लेते ही है, साथ साथ ये क्या करती है, अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। पैसे तो सरकार भी बहुत सारे कामों में पैसे लेते हैं। जैसे कि मैं बिजली की बात करता हूँ, आपके घर में जो बिजली आती है, क्या उसके बदले में आप सरकार को पैसे नहीं देते हैं? हाँ, आप भी बिजली का बिल क्या करते हैं, पे करते हैं। लेकिन वो जो बिजली का बिल है वो सरकार चाहती है कि कम से कम मिल लगे, और वो इसके लिए लाभ नहीं कमाना चाहता है, बल्कि आपका क्या करना चाहता है, आपको सुविधा उपलब्ध कराना चाहता है, वह भी कम से कम दरों पर। और जो कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो लोगों का कल्याण तो करता ही है, बट उससे वो क्या चाहता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। कोई भी आदमी अगर अपनी दुकान खोलता है तो वो यही ना चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो इस तरह से आप एक सामान्य शब्दों में बोला जाए तो जन सुविधा को उपलब्ध कराना जो है सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कह सकते हैं आपके मोहल्ले में पानी की कमी हो रही है, तो अगर पानी सरकार मुहैया कराती है पाइपलाइन सप्लाई वाटर के माध्यम से, तो ये एक प्रकार का क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है जो आपको पानी मुहैया कराती है। बट आप ऐसा बहुत बार देखते हैं कि जो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती है तो आपके घर के पास बहुत सारे ऐसे प्राइवेट व्यक्ति होता है जो टैंकरों से पानी ला करके देता है, लेकिन टैंकर का पानी और जो सप्लाई वाटर है इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। टैंकर से जो पानी आपके घर में पहुंचाता है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है, उसका लक्ष्य होता है कि अधिक से अधिक पैसा लाभ कमाना, जबकि सप्लाई वाटर का जो मेन लक्ष्य है वो क्या करना, जनता के लिए सुविधा उपलब्ध कराना, यानी कि जन का कल्याण करना। ओके, तो जन कल्याण करना ये किसके उद्देश्य है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है, लेकिन किस तरह से, जन सुविधा के माध्यम से, ना कि लाभ अर्जित करने के माध्यम से। ओके, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को बेहतर तरीके से आप अगर जानते हैं तो बेहतर है, नहीं तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो जरूर देखिएगा, वहां से आप उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और भी आप इसमें विचार कर सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ओके, तो निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। सी नंबर में लिखा गया है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। निजी क्षेत्र को हम इंग्लिश में प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको लाभ हो, तो अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना प्राइवेट सेक्टर का उदाहरण होता है, और वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट चाहता है। अगला सवाल है कि भारत में विद्यालय जाने वाले आयु वर्ग में लगभग कितने बच्चे हैं। ये डाटा वाला सवाल है, तो डाटा वाला सवाल आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत में 20 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। इस तरह के बच्चे को हम विद्यालय जाने वाले आयु वर्ग के बच्चे कहते हैं।
अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे तो हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी खत्म होगा, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे काम है, जैसे कि शिक्षक को पढ़ाने के लिए, साथ ही साथ मान लीजिए हमें स्कूल बनाने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो उसमें हमें बहुत सारे मजदूरों को काम मिल सकता है। स्कूल में अब आजकल हमारे स्कूल में भोजन भी खिलाया जाता है, माध्यम भोजन MDM के माध्यम से, तो भोजन बनाने वालों के लिए भी काम मिल जाएगा, और भी अलग अलग स्टाफ्स है। तो अगर सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, ना केवल शिक्षा का स्तर बढ़ेगा बल्कि बहुत सारी बेरोजगारियां भी दूर हो जाएगी। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला 2 राज्य कौन सा है, यानी कि भारत में वो कौन से 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक जो है शिशु मृत्यु दर होता है, यानी कि सबसे अधिक बच्चे की मृत्यु हो जाती है 1 साल पूरे होने से पहले ही। अगर किसी बच्चे की मृत्यु 1 वर्ष पूरा होने से पहले ही किसी कारणवश हो जाता है तो उस मृत्यु दर को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं, और इसको हम लोग मापते हैं प्रत्येक 1000 माँ द्वारा जन्म दिए गए बच्चों के संख्या के मामलों में। तो इस स्थिति में उड़ीसा और मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब है, यहाँ पर शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। अब भारत में विभिन्न राज्यों में शिशु मृत्यु दर अलग अलग है, तो आप इस चार्ट के माध्यम से, यहाँ पर जो टेबल दिख रहा है इसके माध्यम से आप उसे देख सकते हैं बड़े आसानी से। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसे गौर से एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी को हाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ झारखंड के लिए, ओके, और इसको मापा किसमें गया है, प्रत्येक 1000 माँ द्वारा जन्म दिए गए बच्चे जो 1 वर्ष पूरे होने से पहले ही मृत्यु हो गया। ओके, तो यहाँ पर झारखंड के विषय में लिखा गया, यहाँ पर 3 डाटा दिया गया। पहले क्या क्या लिखा गया, पहले कलर चेंज कर देते हैं, पहले लिखा गया 30, फिर लिखा गया 31 और फिर 26 लिखा गया। ओके, तो यहाँ पर जो अलग अलग कलर भी दिया गया, जो 30 वाली कलर है वो रेड में लिखा गया और ये 26 अलग। 30 जो है वो ओवरऑल है, यानी कि एवरेज है, यानी कि टोटल कितना कह सकते हैं यहाँ पर जो है रेट है, टोटल है 30, यानी कि 1000 बच्चों द्वारा माँ द्वारा जन्म दिए गए बच्चों में से जो 30 बच्चे हैं वो मर जाते हैं, जो बहुत ही अधिक है। शिशु मृत्यु दर जो है बहुत ही अधिक है। अब यहाँ पर जो अलग 2 डाटा दिया गया वो है रूरल एंड अर्बन। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो यहाँ पर पूछा गया है शहरी में कितना है, तो ग्रामीण में 31 है, यानी कि ग्रामीण में प्रत्येक 1000 माँ द्वारा जन्म दिए गए बच्चों में 31 बच्चों की मौत हो जाती है 1 वर्ष पूरे होने से पहले। वही जो शहरी क्षेत्र है वहां पर इसका रेट क्या है, कम है। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका कारण यह है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर स्वास्थ्य सुविधा यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज उतना बढ़िया नहीं है, जबकि शहर में आपको हॉस्पिटल्स मिल जाएगा और तरह तरह के अलग अलग मेडिकल स्टोर भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ शहरी लोग जो होते हैं वो अधिक शिक्षा पर ध्यान देते हैं और जो है तरह तरह के तांत्रिक या अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते हैं, जबकि ग्रामीण एरिया में भारत के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है और यहाँ पर शिक्षित वर्ग की संख्या भी कम है, और इसीलिए जो है ग्रामीण क्षेत्र में वो क्या है, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा की कमी होने के कारण जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर वो अधिक है और शहरी क्षेत्र में कम है। तो इसी प्रकार से भारत के सभी राज्यों के विषय में यहाँ दिया गया है, आप एक बार इस डाटा को जरूर देखिएगा जानकारी के लिए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कि भारत में लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया छोटे यानी कि स्मॉल, और इसे हम सीमांत किसान भी कहते हैं। छोटे किसान मतलब वो बिल्कुल ही छोटा किसान है। अब भारत में छोटा किसान किसे कहते हैं, कहता है कि वह किसान जिसके पास जो है खेती के लिए केवल 1 हेक्टेयर जमीन है। 1 हेक्टेयर जमीन अगर किसी के पास है तो वह एक छोटा किसान है। 1 हेक्टेयर जो है करीब 2.5 एकड़ होता है, ओके ना, 2.5 एकड़ यानी कि 2:1/2, 2 और हाफ जब बनता है तो बन जाता है 2.5, इतनी एकड़ जमीन होती है। अगर किसी के पास 2.5 एकड़ जमीन है तो उस एकड़, ओके, 1 एकड़ में लगभग 20 कट्ठा होता है, 20 कट्ठा, ओके, ये एक जमीन का माप है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। 1 कट्ठा में स्क्वायर फुट की अगर बात करें तो 1365 स्क्वायर फीट होता है छोटी वाली में, और बड़ी वाली में इसका डबल कर दीजिएगा तो जितना होगा उतना ही हो जाएगा स्क्वायर फीट में। ये अलग स्केल है, स्केल एक बार जरूर देख लीजिएगा आप बेहतर जानकारी के लिए। फिलहाल हम लोग देखते हैं, अगर किसी किसान के पास
एक छोटा किसान है, उसके पास अगर 1 हेक्टेयर जमीन है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो एक छोटा किसान है और सीमांत किसान है। और अगर किसी के पास कम जमीन है तो वो क्या करेगा, अपनी खेती को जल्द ही खत्म कर देगा और फिर वो क्या करेगा, किसी बड़े भूस्वामी जिसके पास अधिक जमीन है उसके खेतों में क्या करेगा, काम करेगा। मान लीजिए कि एक किसान है जिसकी खेत बहुत ही छोटी है, बहुत ही कम जमीन है, तो उसके साथ क्या स्थिति होगा, उसके साथ स्थिति ऐसा होगा कि उसका अगर जमीन खराब हो गया तो वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। और भारत में छोटे किसानों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, लगभग 80% जो किसान है वो बिल्कुल ही छोटे किसान है। और छोटे किसान के साथ यही समस्या होता है कि एक बार किसी कारणवश उनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते हैं। और इसीलिए भारत में अगर प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है तो उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग प्रभावित भी है। और हमें प्राथमिक क्षेत्र में खास करके कृषि क्षेत्र में जो छोटे किसान है उन पर ध्यान देना होगा। ओके, तो 80% जो जनसंख्या है कृषक जनसंख्या का, वो किसमें है, सीमांत कृषक मतलब छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है कि 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है, यानी कि जो काम कर सकते हैं, सक्षम का मतलब जो काम कर सकते हैं और जिन्हें काम की जरूरत है। ओके, 2 तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वह होता है जो काम करने में सक्षम होता है, यानी कि वो काम कर सकता है। और अब इसमें से 2 होता है, काम करने में सक्षम है बट वो काम की तलाश कर रहा है और दूसरा काम की तलाश नहीं कर रहा है। अब काम करने में सक्षम है यानी कि वो कार्य किसी भी काम को कर सकता है, लेकिन अगर वो काम नहीं ढूंढ रहा है तो क्या हम उसे बेरोजगार कहेंगे, नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके गांव में बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो बिल्कुल ही पढ़ लिख चुके हैं, ग्रेजुएट कर चुके हैं और उनको काम की तलाश है, लेकिन वो काम नहीं ढूंढ रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, उसमें वो अपने मशगूल है। तो ऐसे लड़के या ऐसे युवा जो काम की तलाश नहीं कर रहे हैं, हम उसको कैसे बोलेंगे वो बेरोजगार है, वो काम ढूंढ ही नहीं रहे हैं, वो अपना कह सकते हैं जिंदगी को गुजार रहे हैं, तो इस आधार पर हम इसे बेरोजगार नहीं कहेंगे। ओके ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ वही लिखा गया कि वैसे व्यक्ति जो काम करने में सक्षम भी है और साथ ही साथ उन्हें काम की जरूरत है, वो काम को ढूंढ रहे हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो सरकार क्या करती है, सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है, यानी कि कितने दिन तक सरकार उनको रोजगार की गारंटी देगी। तो कहता है कि सरकार उन्हें 100 दिन की गारंटी देगी। अब एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं और उन 365 दिन में सरकार ये गारंटी लेती है कि आप काम ढूंढ रहे हैं और आप काम करने में सक्षम है, लेकिन आपको रोजगार या काम नहीं मिल रहा है, तो हम आपको 100 दिनों तक बेरोजगार भत्ता देंगे अगर हम आपको काम नहीं दे पाए। और सरकार अगर 100 दिनों तक काम दे देती है तो सरकार उन्हें बेरोजगार भत्ता नहीं देगी। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। इस सवाल के लिए 100 दिन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि आर्थिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर जिन विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है उन समूहों को कहते हैं, उन समूहों को हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके ना, आर्थिक गतिविधि का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और अगर इसे हम एक्सप्लेन करें तो विभिन्न लोगों द्वारा किए जाने वाले जो भी कार्य, मान लीजिए कि एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, अपने सामान को बेच रहा है, एक सब्जी बेचने वाला सब्जी बेच रहा है, एक किसान अपने फसल का उत्पादन कर रहा है, एक सेना क्या कर रहा है, अपने देश की रक्षा कर रहा है। तो इस तरह से अलग अलग लोग जो है अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग कामों में वो व्यस्त हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य है, इस तरह के जो काम है और जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि आर्थिक गतिविधियां उसको कहते हैं जिससे हमको पैसा मिलता है। अगर कोई काम कर रहे हैं और आपको उसके बदले में पैसा मिल रहा है तो हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि आर्थिक गतिविधि कहेंगे। तो हम इसको किसके आधार पर बांटते हैं, तो कहते हैं क्षेत्र के आधार पर बांटते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति कृषि के क्षेत्र में लगा है तो हम उसको बोलेंगे कि प्राथमिक क्षेत्रक है। अगर कोई व्यक्ति फिर से बनाने विनिर्माण का कार्य में लगा है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगा है तो हम इसको किस में लेंगे, द्वितीय सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में लेंगे। उसी प्रकार से कोई हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो हम उसको किस में लेंगे, टर्सरी सेक्टर में लेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रक में बांटते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में सेक्टर्स कहते हैं। तो क्षेत्रक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर क्षेत्रकों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक है, पब्लिक
और प्राइवेट सेक्टर है, हमको किस आधार पर बांटते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर बांटते हैं, यानी कि मालिक के आधार पर बांटते हैं। इसका मालिक कौन है? अगर किसी एक ऐसा क्षेत्र है जिसका मालिक सरकार है, गवर्नमेंट है, तो हम उसे बोलेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र है। लेकिन कोई इंडिविजुअल यानी कि एक अकेला या कोई कंपनी इसका मालिक है, तो हम उसे बोलेंगे निजी क्षेत्र है। तो इस तरह से हम उद्यम का स्वामित्व के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 2005 में लागू किया गया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो है, इसे हम नरेगा या मनरेगा भी कहते हैं। अब ये नरेगा और मनरेगा क्यों कहते हैं? इसका कारण है कि देखिए, पहले जब शुरू में आया था तो हम इसे कहते थे नरेगा, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। फिर जब आगे आया तो हमने इसे बोल दिया मनरेगा। तो मनरेगा इस क्यों बोले? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका नाम बदल करके इसके सामने सिर्फ एक शब्द जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी जोड़ दिया गया। बाकी पूरा नाम वही है, इसका कार्य भी वही है। और अगर आपसे पूछेगा कि कब यह लागू हुआ, तो इसका जो लागू होने का तिथि है वो 2005 है। आप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को एक बार जरूर विस्तार से पढ़िएगा, क्योंकि ना केवल इससे ऑब्जेक्टिव्स बल्कि 4 या 5 मार्क्स के लिए विभिन्न प्रकार के बोर्डों में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी पूछा जाता है। और इसे मैंने अपने चैप्टर में एक बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। और अगर आपने इस चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप उसे देख सकते हैं। एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आप उसे बेहतर तरीके से इस चैप्टर को समझ सके और ना केवल ऑब्जेक्टिव्स वीडियो को बल्कि आप सब्जेक्टिव सवालों के भी बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दे सके। ओके, तो ये इस सवाल का सही जवाब 2005 हो जाएगा। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? लोगों को रोजगार देना, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जाता है। और अगर सरकार रोजगार नहीं दे पाती है तो बोलती है कि हम 100 दिनों तक क्या करेंगे, आपको बेरोजगार भत्ता देंगे। कभी कभी जो है आपसे, चूंकि ये जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास, जो पंचायती विकास एवं खनन मंत्री से जुड़ा हुआ है, तो आपसे कभी कभी पूछ देगा कि इसका जो मंत्रालय वो किसके पास है। तो फिलहाल जो है नरेंद्र सिंह तोमर के पास है, आप याद रखिएगा। ओके ना, ये जो मंत्रालय है इन्हीं के पास है। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के ये सदस्य हैं। ओके, तो आप इससे भी अपडेटेड रहिएगा। ये आपको पता ही है कि प्रत्येक 5 साल में बदल जाता है। अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं कि वे गतिविधियां जिसमें सभी सेवाओं वाले व्यवसाय सम्मिलित है, सभी सेवाओं यानी कि हेल्प करने वाला। ओके ना, यहाँ पर लिख दिया गया सभी सेवाओं हेल्प करने वाला। जैसे कि एग्जांपल के लिए परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, संचार, व्यापार, ट्रेड, संचार को कम्युनिकेशन कहते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य को हेल्थ, एजुकेशन बोलते हैं शिक्षा को इंग्लिश में। ओके, और इन सभी चीज का प्रबंधन किया जाता है। तो ये सारी गतिविधियां किस क्षेत्र में आता है, कौन सा सेक्टर में आता है? टर्सरी सेक्टर्स यानी कि तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र को ही हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, यानी कि सर्विस सेक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें केवल सेवा यानी कि हेल्प करने वाला काम होता है। ओके, तो इस सवाल का सही जवाब तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर प्रच्छन्न रोजगार को किसे कहते हैं? तो भारत में जितने भी अल्प बेरोजगार है ना, उसे ही हम प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है? प्रच्छन्न का मतलब होता है काम करता हुआ तो दिख रहा है, बट वो असल में बेरोजगार है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक किसान है, और वो किसान क्या करता है, एक खेत में अपने खेत में खेती करता है, और वो प्रत्येक साल एक अच्छा खासा अनाज का उत्पादन कर देता है। अब किसान के 2 बेटे और हैं, ओके ना, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और उन्होंने मान लीजिए कि 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, और वो क्या कर रहे हैं, वो 2 लड़के भी इसी खेत में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा खेत है ना, इसी खेत में काम कर रहे हैं। अब बताइए, जमीन तो उतना ही है, और वो किसान भी लगा हुआ है, और उनके 2 बेटे भी लगे हुए, तो क्या अनाज की मात्रा बढ़ेगी? तो इसका जवाब है नहीं। तो असल में ये जो 2 लड़के किसान के लगे हुए हैं, वो असल में बेरोजगार है। हालांकि वो रोजगार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट वो क्या है, असल में बेरोजगार है। और इसी प्रकार के बेरोजगारी को हम क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, लुकी छुपी बेरोजगारी कहते हैं, या फिर हम इसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। अलग अलग नाम से हम जानते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अल्प बेरोजगारी कहते हैं। अगला है जीडीपी क्या है? तो जीडीपी यानी कि इंग्लिश में जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक एंड पी फॉर प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, प्रोडक्ट उत्पाद,
और ग्रॉस का मतलब होता है सकल। ओके, तो सकल घरेलू उत्पाद को हम लोग इंग्लिश में जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, सी नंबर ऑप्शन है, सही हो जाएगा। ओके, बेरोजगारी के अलग अलग विभिन्न प्रकार है, आप इसे याद रखिएगा। परीक्षाओं में आपसे बेरोजगारी से भी सवाल पूछा जाता है कि बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं। चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, प्राविधिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी। ओके ना, तो इन सब में बहुत सारी समानताएं हैं और बहुत सारे अंतर भी हैं, लेकिन अलग अलग जो नाम आता है ना तो बच्चे फंस जाते हैं कि कौन सा कौन बेरोजगारी है। तो आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। बेरोजगारी वाला वीडियो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, ताकि आप बेरोजगारी को बेहतर तरीके से समझ सके। बेरोजगारी जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग रोजगार करना चाहता है बट उसे रोजगार नहीं मिलता है, लेकिन इसके प्रकार को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है कि आर्थिक गतिविधियों को किन क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर लिखा गया आर्थिक गतिविधियों को। ओके ना, तो अभी सवाल में आपसे कभी बहुत बार बदलाव करेगा। तो आर्थिक गतिविधियों को किन क्षेत्रकों में वर्गीकृत किया जाता है, आधार नहीं, बेस्ड ऑन, किसके आधार पर करेंगे, तो उत्पादन के आधार पर। तो उत्पादन के आधार पर हम कितने क्षेत्रक में बांट सकते हैं, 3 क्षेत्रक में बांट सकते हैं। या तो वो किसी नए प्रोडक्ट को बनाएगा, या तो फिर से बनाएगा, ओके ना, फिर से बनाएगा, या तो वो कुछ नहीं बनाएगा, सिर्फ क्या करेगा, हेल्प करेगा। 3 क्षेत्रक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में नया बनाया जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक में फिर से बनाया जाता है। नया एग्जाम्पल के लिए गन्ना, फिर से बनाने का मतलब गन्ना से चीनी, और ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। बहुत सारे गन्ने को खेत से कहां पर पहुंचाना है, फैक्ट्री में पहुंचाना है, तो हमको क्या चीज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से 3 क्षेत्रक में हम इसे क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और 3 क्षेत्रक कहाँ लिखा गया है, सी वाले ऑप्शन में लिखा गया है, तो सी वाले यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाएगा। ओके, चतुर्थक क्षेत्रक में भी बांट सकते हैं, आप याद रखिएगा, आगे आपको पता चलेगा कि जो 4th सेक्टर है वो क्या है। फिलहाल आप याद रखिए 3 क्षेत्रक में इसे बांट सकते हैं, और आप सी नंबर ही ऑप्शन यानी कि जिसमें 3 क्षेत्रक लिखा गया उसे ही टिक लगाइएगा। तो सी नंबर इस प्रश्न में 3 क्षेत्रक लिखा गया था, 3 क्षेत्रक सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। ओके, यहाँ पर लिखा गया सबसे अधिक काम कौन देता है, सबसे अधिक लोगों को काम, सबसे अधिक लोग कौन से क्षेत्रक पर काम में लगे हुए हैं, तो इसका जवाब है प्राथमिक क्षेत्रक। भारत में लगभग 65 से 60 से 65% जो लोग है, परसेंट जो लोग है, वो केवल प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है। या तो वो कृषि का काम कर रहा है, एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, या तो वो पशुपालन का काम कर रहा है, या तो वो मछली पालन का काम कर रहा है, यानी कि मत्स्य पालन का काम कर रहा है, या फिर वो खनन कार्य में लगा हुआ है, खनन, माइनिंग। तो माइनिंग भी एक प्रकार से प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। तो इस तरह से ज्यादातर लोग भारत में प्राथमिक क्षेत्रक में कार्य कर रहे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं। कहता है कि वह स्थिति जिसमें श्रमिक काम तो करते हैं, यानी कि कोई भी लेबर काम कर रहा होता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से रोजगार में नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है काम करने का, लेकिन उसके पास जितना ज़्यादा कैपेसिटी है उससे उसको कम काम मिलता है, उससे उसको कम काम मिलता है। तो ऐसे बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि इसको जितना काम मिलना चाहिए उससे कम मिला है, यानी कि इसे अल्प काम मिला है, और ऐसे बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक मजदूर है, ओके ना, ये एक मजदूर है जो 12 घंटे काम कर सकता है और उसे 8 घंटे ही काम मिलता है, ओके ना, और वह भी जो है कह सकते हैं कि 1 महीने में 15 दिन ही काम मिलता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी किस में आ जाएगी, अल्प बेरोजगारी में आ जाएगी। तो ऐसे क्या होता है कि काम तो वो जानता है लेकिन उतना उसको नहीं मिलता काम, तो ऐसे बेरोजगारी अल्प बेरोजगारी कहता है। भारत में जो शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अल्प बेरोजगारी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है जो अच्छी अच्छी डिग्री हासिल कर लिया, उनके पास उतनी क्षमता है, उसके पास ज्ञान भी है, वो एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छा अफसर बन सकते हैं, लेकिन वो अफसर नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनके अफसर का सीट जो है खाली नहीं है, और ऐसे में वो चपरासी का काम करते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी ही क्या कहलाती है, यानी कि इनके पास रोजगार है, काम तो कर रहे हैं, समझ में आ रहा नहीं है, काम करता हुआ नहीं दिख रहा, काम करता हुआ दिख रहा, चपरासी का काम कर रहा है, लेकिन इनके पास कितना क्षमता है, ये क्षमता है कि अफसर बन सकते हैं, लेकिन इनको उतना काम नहीं मिला, और इसी बेरोजगारी को हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं। इसका एक दूसरा रूप है जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति काम करता हुआ दिखता है लेकिन वो पूर्ण रूप से बेरोजगार होता है, और उस स्थिति को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो उसका भी एग्जांपल हम आपको पेश करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब अल्प बेरोजगारी हो जाएगा। अब यहां पर समझिए, कहता है कि वह क्षेत्र
जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, मतलब सरकार जो है रजिस्टर्ड नहीं होता है, ओके ना। और छोटी छोटी बिखरी इकाइयां जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से यानी कि सरकार के कंट्रोल से क्या होता है, बाहर होता है। और इस क्षेत्र में जितना भी नियम और कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको फॉलो नहीं किया जाता है, परंतु इसका अनुपालन नहीं होता, यानी कि नियम कानून तो बना हुआ है लेकिन उसका फॉलो बिल्कुल भी नहीं आता। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्षेत्र को हम असंगठित क्षेत्र कहते हैं, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब इसमें बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया, पंजीकृत नहीं है। अब हम भारत की सबसे बड़ी कंपनी का नाम लेते हैं, रिलायंस। दूसरी कंपनी का लेते हैं, हम लेते हैं नेरोलैक। तो ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां है जो जो क्या है, भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। लेकिन छोटा सा एक दुकान का उदाहरण लीजिए, आपके घर के बगल में कोई बड़ा सा दुकान है, क्या वो दुकान रजिस्टर्ड है भारत सरकार में? नहीं रजिस्टर्ड है। तो इस तरह क्या करता है, उसमें जो काम करने वाले मजदूर है उसमें किसी नियम कानून का फॉलो नहीं किया जाता है। हो सकता है कि उसे 8 घंटे का ड्यूटी बोल कर लाया होगा और उससे 12 घंटे काम करवा रहा होगा, होता है ना। बहुत बार ऐसा सुनने का आता है कि बहुत बार ऐसे मजदूर शिकायत करते हैं कि मैं 9 बजे काम करने के लिए जाता हूं, मुझे रात को 9 बजे छुट्टी मिलती है। साथ ही साथ अगर किसी दिन त्योहार रहा तो मुझे 10 बजे भी छुट्टी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन काम ज्यादा रहता है, कभी कभी तो 11 बज जाते हैं। लेकिन क्या उसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेतन मिलता है? नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि असंगठित क्षेत्र में यही होता है, इसी चीज का पालन नहीं होता है। हालांकि अगर आप संगठित क्षेत्र में अधिक काम करते हैं तो आपको ज्यादा पैसा मिलता है। आप सुने होंगे कि बीच में भारत में नोटबंदी हो गई थी तो बैंक वाले जो थे संडे को भी काम कर रहे थे और साथ ही साथ वो दिन रात काम कर रहे थे। बहुत जगह ऐसा था जहां पर पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी तो दिन रात काम कर रहे थे, तो वहां पर बैंक वाले को अलग से पैसे दिए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अधिक काम किया था। और ऐसे ही क्षेत्र को संगठित क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह से बैंक किस में आ जाएगा, संगठित क्षेत्र में आ जाएगा, जहां पर सवेतन अवकाश मिलता है। सवेतन अवकाश का मतलब क्या होता है, जहां पर आपको पैसा भी मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप छुट्टी जाते हैं, मान लीजिए कि आपकी शादी हो रही है और आप नौकरी में है, तो शादी क्या कीजिएगा, शादी के लिए आप नौकरी छोड़ दीजिएगा? जी नहीं, आप शादी के लिए जो छुट्टी लीजिएगा उस छुट्टी में आपकी छुट्टी भी होगी और प्लस आपका जो तनख्वाह है वह भी नहीं कटेगा। ये संगठित क्षेत्र की खासियत है, जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। तो ये संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर है। इसके लिए सब्जेक्टिव सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला सवाल है कि वह परिस्थिति जिसमें एक प्रक्रिया में आवश्यकता से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं, यानी कि जितनी की आवश्यकता है उससे अधिक काम कर रहे हैं। अब यही एक उदाहरण आप समझिए। मान लीजिए कि एक खेत है, ठीक है, और उस खेत में एक किसान क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एक किसान काम कर रहे हैं। जब ये किसान खेती करते हैं तो ये इस खेत से मान लीजिए कि 200 केजी गेहूं का उत्पादन कर देते हैं। अब इनका 2 बेटा है किसान का, जिन्होंने 12वीं की परीक्षा कंप्लीट कर ली। अब इनके बेटे ने 12वीं की परीक्षा जब कंप्लीट कर ली तो इनके 2 बेटों को अब चाहिए काम। तो इन किसान ने क्या किया, इन दोनों बेटे को खेत में काम के लिए लगा दिया। अब इसके बेटे ने जब इस खेत में काम किया तो इन्होंने 300 केजी गेहूं का उत्पादन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि खेत उतना ही है और इसीलिए अब 200 केजी का ही उत्पादन होगा। यानी कि अगर एक छोटे से खेत में अगर आदमी बढ़ भी जाएंगे तब भी उत्पादन नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि खेत तो उतना ही है, तो उत्पादन कैसे बढ़ सकता है। और इसीलिए किसान के ये 2 बेटे काम करते हुए तो दिख रहे हैं, परंतु असल में ये बेरोजगार है। और इसी बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, यानी कि लुकी छुपी बेरोजगारी कहते हैं, और इसे ही हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का ही एक उदाहरण है। अगला सवाल है कि वह क्षेत्र जिसमें परिसंपत्तियों पर स्वामित्व यानी कि ऑनरशिप, नियंत्रण, कंट्रोल और उसका प्रबंधन जो है उसकी जिम्मेदारी एकल व्यक्ति यानी एक व्यक्ति के पास होता है। रिलायंस कंपनी का एग्जांपल लीजिए, इसका मालिक कौन है? टाटा कंपनी का एग्जांपल लीजिए, इसका मालिक कौन है? तो ये जो भी इनके मालिक है वो क्या है, एक व्यक्ति है। अब इनके मन में जो आएगा वही करेगा। इनका रिलायंस जियो कंपनी का क्या मन आया कि बोल चाओ इंडिया वालों 4 साल तक जो है जियो का फ्री यूज करो, इन्होंने पूरे डाटा को फ्री कर दिया। अब इनके मन में जो आया वही क्या है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति मालिक है और इनके मन में जो आएगा उस तरह से चलेगा। यानी कि ये अपने हाथों से कंपनी को चलाते हैं और इस प्रकार की कंपनी को हम क्या बोलते हैं, निजी क्षेत्र कहते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। और ये पब्लिक सेक्टर से थोड़ा अलग होता है। लेकिन आप याद रखिएगा, जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता है, और जो कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर होता है यानी कि सार्वजनिक वाला, वो क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा
कह सकते हैं सेवा देना चाहता है, यानी कि लोगों का भला करना चाहता है। सस्ती दरों पर बिजली उत्पन्न, जैसे कि बिजली का एक उदाहरण ले लीजिए। बिजली क्या है? बिजली सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, लेकिन ये आपको सस्ता से सस्ता मुहैया कराना चाहता है ताकि सभी घरों में बिजली जल सके। तो ये निजी क्षेत्र का उदाहरण है। अगला है कि असंगठित क्षेत्र के सदस्य कौन है, यानी कि एग्जाम्पल्स बताना है असंगठित क्षेत्र। तो छोटा मोटा जितना भी मजदूर वगैरह है वो किस में आ जाता है? असंगठित क्षेत्र में। तो वही लिखा है, छोटा सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर जिसके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है तो वो क्या करेगा? दूसरे के खेत में काम करेगा। फसल को कटाई करने वाला कारीगर जितना भी हो गया, मिस्त्री, कारीगर, ये सब क्या है? छोटे मोटे श्रमिक है। और ये कहाँ काम करेंगे? ये काम करेंगे असंगठित क्षेत्र में, और इसीलिए ये सभी असंगठित क्षेत्र के उदाहरण है। अगला सवाल है कि वह उद्यम, उद्यम का मतलब फैक्ट्री अथवा कार्य क्षेत्र, मतलब काम करने वाला जगह, जहां पर नियमित रोजगार अवधि होती है, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है काम का वो नियमित होता है, मतलब उसको फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ वो सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, यानी कि सरकारी रजिस्टर में वो रजिस्टर्ड कंपनी होता है, जहां पर नियम और विनियमन का पालन किया जाता है, नहीं कि वहां पर जो नियम है उसको फॉलो किया जाता है, और इसको हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर सवाल में पूछा गया तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, ये असंगठित का बिल्कुल ही उल्टा है। अगला है कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र, यानी जितना भी क्षेत्रक है, क्षेत्रक कितना है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। तो ये जो क्षेत्रक है, इन सभी क्षेत्रक में जितना भी उत्पादन होता है वह भी अंतिम वस्तु, ओके ना, फाइनल प्रोडक्ट जो होता है, उन सभी वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य को जब जोड़ा जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? जब इसके मूल्य को जोड़ा जाता है तो हम उसको बोलते हैं जीडीपी। जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट, और इसे ही हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और सकल घरेलू उत्पाद सी नंबर में लिखा गया, तो सी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद का जो आंकड़ा है वो कौन तैयार करता है? भारत बहुत बड़ा देश है, 121 करोड़ भारत की जनसंख्या, क्षेत्रफल भी भारत का बहुत ही बड़ा है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इतने बड़े देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर काम भी बहुत ही ज्यादा होता होगा। तो इस तरह से इतने बड़े आंकड़े को कौन पता करता है कि यहाँ का जीडीपी कितना है? तो भारत का जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद को पता करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालय, यानी कि सरकार अपना मंत्रालय और अपने कह सकते हैं मंत्रालय, अपना जो सरकारी विभाग के कर्मचारी है उनके द्वारा कार्य करते हैं। ओके, तो ये था पार्ट 2, और यहाँ पर चैप्टर 2 का पार्ट 2 खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट 2 बेहतर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वीडियो के साथ आपको मिलता है पीडीएफ, और पीडीएफ के लिए आपको सिर्फ टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर टेलीग्राम में आप अजीत कुमार ऑफिशियल सर्च कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।